हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हमने धातु का बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया था और आज हम धातु सीक्वेंस वाइज सातों धातु कवर अप करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि रस धातु की क्षय वृद्धि। हमने पिछले लेक्चर में जो कुछ भी डिस्कस किया था वो सारी चीज़ें अपन यहाँ पे डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो रस धातु की अगर निष्पत्ति अगर अपन देखें तो निष्पत्ति क्या होती है कि रस धातु और अच प्रत्यय से मिलकर क्या बनी है, रस धातु मिलकर रस धातु मतलब मिलकर बनी हुई है रस धातु में अच प्रत्यय लगाने से। अगर इसकी निरुक्ति की बात करें तो निरुक्ति में क्या हो जाएगा, रस गतौ धातु अहर अहर गच्छति इति रस। अब इसको कैसे देखेंगे कि रस गतौ धातु मतलब कि जो गतिशील रहे और तत् धातुओं का पोषण करे वो क्या हो जाएगी, रस धातु हो जाएगी। कैसे, क्योंकि रस धातु से ही मतलब क्या होता है कि पहले रस धातु बनती है, फिर रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा। अगर रस धातु ठीक तरीके से नहीं बनेगी तो और धातुओं का पोषण ठीक तरीके से नहीं होगा, ठीक है। तो ये अपने देख लिया एक बेसिक रस धातु के बारे में, निष्पत्ति क्या है, उसकी निरुक्ति क्या है। अगर क्वेश्चन आपको पूछते हैं तो उसमें अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है उसमें आपको पूछ लेंगे इसकी निरुक्ति बताओ रस धातु की, इसकी क्षय वृद्धि बताओ और इसकी सारता बताओ, तो ऐसे पूछ लेंगे। तो इसलिए निरुक्ति 1 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अब आपको एक बेसिक चीज़ यहाँ पे पता होनी चाहिए कि अपन रस मतलब क्या, अगर मॉडर्न कोरिलेशन अगर अपन करें तो रस का मतलब रस 2 प्रकार के होते हैं, एक स्थायी और एक होता है पोषक रस। स्थायी रस में आ जाएगी अपने रस का मतलब क्या होना चाहिए कि लिक्विड पार्ट, फ्लूइड पार्ट, तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड हो जाएगा, टिश्यू फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड जो जॉइंट्स में रहता है, पेरिटोनियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल मतलब जो हार्ट का फ्लूइड रहता है, ठीक है। एंड हो जाएगा इंट्राओक्यूलर फ्लूइड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो ब्रेन का रहता है, ठीक है, और प्लाज्मा और लिम्फ, ठीक है। तो ये वाले सारे फ्लूइड्स है। रस कुछ मतलब अलग से नहीं है कि रस अपन कुछ अलग से पढ़ रहे हैं, जो अपने फ्लूइड्स होते हैं उन्हीं के बारे में अपन यहाँ पे बात करें। अब इसके अगर 5 भौतिक संगठन की अगर अपन बात करें, 5 भौतिक संगठन मतलब रस बना कैसे, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, अपन यहाँ पे ये देखेंगे, ठीक है। तो अपन रस की उत्पत्ति देखेंगे 5 भौतिक संगठन। तो तत्र 5 भौतिकस्य 5 भौतिक संगठन चतुर्विधस्य षड रसस्य। अब चतुर्विध मतलब कि 24 गुणों से युक्त, चतुर्विधस्य का मतलब 24 गुणों से युक्त और 6 रसों से 24 गुणों से युक्त, 6 गुणों से युक्त और द्विविध वीर्यस्य आष्टविध वीर्यस्य। कौन से द्विविध वीर्य, शीत और उष्ण और आष्टविध वीर्य, ठीक है। ये 2 प्रकार के वीर्यों से उपयुक्त होता है और अनेकों गुणों से उपयुक्त, अनेक गुणों से उपयुक्त आहारस्य सम्यक, सम्यक का मतलब उसका मिल जाना, ठीक है, मिल जाना। तो वो क्या हो जाएगा, सम्यक परिणतस्य, परिणतस्य का मतलब होना है कि ट्रांसफर होना, कैसे, जैसे कि रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा, तत् धातुओं का पोषण करना मतलब ट्रांसफर होना, ठीक है। और उसका तेजभूत मतलब तेजभूत में कन्वर्ट होना, मतलब तेजभूत का मतलब एक घी के जैसा स्निग्ध पार्ट, तो उसको बोला है तेजभूत सार। और परम सूक्ष्म जो उसका पार्ट होता है, ठीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे, रस इत्युच्यते, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अपने रस का क्या हो जाएगा, 5 भौतिक संगठन हो जाएगा, ठीक है। तो क्लियर है आपको। अब अपन देखेंगे कि अगर आपको अगर रस देते हैं, ठीक है, उसकी उत्पत्ति पूछते हैं तो आप उसमें एक फ्लो चार्ट भी बना सकते हो। जैसे कि आहार रस था, आपने खाना खाया, ठीक है, खाना खाया, उस पर आपकी क्या करी, जठर अग्नि एक्ट करेगी। जठर अग्नि मतलब कि आपकी डाइजेस्टिव फायर, समान अग्नि, समान वायु जो प्रदीप्त करती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जठर अग्नि एक्ट करेगी। अब जठर अग्नि एक्ट करेगी तो उस पर 2 भाग बनेंगे, एक बनेगा सार भाग, एक बनेगा किट्ट भाग। सार भाग मतलब कि जो आपके लिए यूजफुल है, किट्ट भाग मतलब जिसको बॉडी से आपको क्या करना है, बाहर क्या करना है, एक्सपेल आउट करना है, तो वो कौन सा हो जाएगा, किट्ट भाग हो जाएगा, ठीक है। और अब इस पर क्या हो जाएगा कि 5 भौतिक अग्नि आपकी एक्ट करेगी तो फिर उसमें स्थूल भाग और सूक्ष्म भाग, सूक्ष्म भाग मतलब छोटा भाग, और क्या हो जाएगा, स्थूल भाग। स्थूल भाग पे रस अग्नि मतलब स्वयं की अग्नि एक्ट करेगी तो कौन सी धातु बनेगी, रस धातु बनेगी। और सूक्ष्म यानी कि छोटा सा पार्ट मतलब कि रस सधर्मी अंश मतलब कि छोटा सा भाग, उसका छोटा सा अंश उसका किधर जाएगा, नेक्स्ट धातु के पोषण के लिए। कौन सी धातु, रक्त धातु, क्योंकि सबसे पहले रस धातु आती है फिर रक्त धातु आती है। सीक्वेंस इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर इन आयुर्वेदा, ठीक है। अब अपन देखेंगे कर्म। अब कर्म में क्या आ जाएगा अपने, कर्म, कर्म मतलब कि रस धातु के क्या कार्य होते हैं वो अपन देखेंगे, ठीक है। तो कर्म ऑफ द रस धातु। अब रस आदि धातु यहाँ पे बोला है ना, रस आदि धातु मतलब कि रस के आदि मतलब रस आदि मतलब रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा। यहाँ पे सातु धातुओं के अपन को क्या मिल जाएंगे, कर्म मिल जाएंगे। जैसे कि प्रीणम किसका हो जाएगा, रस का, जीवनम रक्त का, लेप स्नेह धारण पूर्णे, तो ये धारण करना पूर्ण करना, ठीक है। तो ये सब किसके हो जाएंगे, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र। ये जो सीक्वेंस में यही ऑर्डर किसका है, आपके
कर्म का, ठीक है। और गर्भ उत्पादश्च धातुनाम श्रेष्ठ कर्म क्रमाद स्मृतम, ठीक है। तो जैसे कि रस का काम क्या हो जाएगा, प्रीणम का। जीवनम का काम किसका हो जाएगा, रक्त का हो जाएगा, रक्त का हो जाएगा, ठीक है। और फिर किसका काम हो जाएगा, स्नेह, स्नेहन का काम किसका हो जाएगा, मांस का। धारण का हो जाएगा मेद का। अस्थि का मतलब हो जाएगा, ठीक है, अस्थि मज्जा। और ये तो मतलब ये से पूरी सीक्वेंस वाइज। तो मैंने आगे एक स्लाइड और ली है आपके लिए, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अपन आगे और समझ लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अपन देख लेते हैं कि रस धातु। अब रस धातु का काम क्या होता है कि शरीर का क्या करती है, पोषण करती है, ठीक है। प्रीणम, शरीर का पोषण करना। रक्त धातु क्या करती है, जीवनम, मतलब जीवन प्रदान करना। मांस धातु का काम क्या हो जाएगा, मांस धातु का मतलब हो जाएगा कवरिंग करना, है ना, मतलब कि शरीर को कवर अप करने का काम किसका होता है, मांस धातु का। शरीर का लेप, अंगों को ढकती है। मेद धातु का मतलब क्या हो जाएगा, शरीर में स्निग्धता या फिर चिकनाई देना। अस्थि धातु का क्या हो जाएगा, अस्थि शरीर को क्या करती है, धारण करती है, सहारा देती है। जैसे कि आपकी स्केलेटन मसल्स है, आपकी मसल्स नहीं रहेगी तो आप स्टेबल रह पाओगे, आप चल फिर पाओगे क्या, नहीं। तो वो शरीर को धारण करके सहारा देती है। मज्जा धातु की बात करें तो अस्थि के रिक्त स्थान को भरने का काम कौन करती है, मज्जा धातु करती है, ठीक है। जैसे कि ये आपकी मान लो अस्थि है और इसके अंदर ये वाला जो पार्ट हो जाएगा ये मज्जा का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और शुक्र धातु का मतलब कि गर्भ को उत्पन्न करना। अब गर्भ को उत्पन्न कैसे करना, ये शुक्र धातु का काम हो जाएगा। गर्भ उत्पादश्च, अब गर्भ को क्या करना, उत्पन्न करना। तो गर्भ को उत्पन्न करने का काम किसका हो जाएगा, शुक्र धातु का। अब आपको एक बात और यहाँ पे समझनी होगी कि अगर आपकी एक भी धातु अगर बीच में विकृत होती है, जैसे आप मान लो कि आपकी मेद धातु में कुछ विकृतता आई, तो आपकी अस्थि, मज्जा, शुक्र ये धातु अच्छे से नहीं बन पाएगी, ठीक है। जैसे कि आपकी अगर रस धातु में ही अगर कोई अगर विकृति आ गई तो आपकी शेष धातु ये अच्छे से नहीं बन पाएगी। रक्त ही ठीक से नहीं बनेगा तो शुक्र धातु कहाँ से बनेगी, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, एक बेसिक हो गया कि धातुओं का पोषण क्यों इम्पोर्टेंट है। आपकी पहली धातु सबसे अच्छी बनेगी तो आपकी सारी धातुएं अच्छी बनेगी। अगर बीच में अगर किसी धातु में कुछ विकृति आती है तो आपकी नेक्स्ट धातु ठीक तरीके से नहीं बन पाएगी, ठीक है। अब रस के स्थान, रस के स्थान में क्या बताया है, हृदय बताया। रस मतलब कि रस स्थानम सतश्य श हृदया चतुर्विंश धमनी अनुप्रविश्यतो ऊर्ध्व दश अधोगामीश्च च तश्च त्रियज्ञा कृच्छ्न शरीरम, ठीक है। अब देखो वर्धयति धारयति, तर्पयति वर्धयति और धारयति। अब आपकी टोटल धमनियाँ कितनी होती है, 24 होती है। अब 24 में से 10 आपकी ऊर्ध्व में जाती है, 10 आपकी अधो में जाती है और 4 आपकी किधर जाती है, त्रियक। टोटल कितनी हो गई आपकी, 24 हो गई। तो 24 आपकी क्या होती है, धमनियाँ होती है। तो ये क्या हो गया, सर्कुलेशन हो गया। किसका हो गया, रस धातु का। इसमें स्थान भी आ गया, सर्कुलेशन भी आ गया। अब सर्कुलेशन में आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि मैंने आपको सर्कुलेशन में बताया था कि व्यान वायु का जो सर्कुलेशन का है वो भी आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो अपन अगर आगे देखते हैं कि रस का क्षय, अगर आपको संवहन का आता है कि रस धातु का आपको संवहन लिखना है तो आप ये वाला श्लोक वहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब रस के क्षय देखेंगे कि रस का क्षय होने से आपको क्या क्या दिक्कतें हो सकती है, ठीक है, और क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। तो घटते सहते शब्द न उच्च द्रवति शूल्यते हृदयम ताम्यति स्व अल्पचेष्टस्यपि रस क्षय। अब आचार्य चरक कहते हैं कि घटते सहते मतलब कि घबराहट सी होना और सहन ना होना, कौन से शब्द, न उच्च द्रवती मतलब कि अधिक उच्च, मतलब उच्च स्वर में जो वर्ण बोले गए हो उनको सहन ना कर पाना, ठीक है। हृदयम ताम्यति स्व अल्प चेष्टस्य अपि रसचय मतलब कि थोड़ा सा भी अगर वर्ड ऊंचा हुआ तो वो क्या करेंगे, उनको सहन नहीं कर पाएंगे। हृदय में क्या होगी, उनको घबराहट सी होगी। स्व अल्प चेष्टया मतलब कि थोड़ा सा भी उनको सुनने में या फिर अगर उच्च अपन ने उच्चारण कर दिया तो उनको क्या हो जाएगा कि वो सहन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हृदय में उनको घबराहट सी होगी, उनका हृदय ऐसा लगेगा कि धक 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 ऐसा कुछ कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा उनको फील होगा। तो ये किसके लक्षण हो जाएंगे, रस क्षय के लक्षण हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि रस क्षय के लक्षण उन्होंने बताया गया कि हत पीड़ा, ठीक है, कंपन शून्यता और शतृष्णा। अब हत पीड़ा मतलब कि हर्ष यहाँ पे हो जाएगा हृदय में क्या होना, पीड़ा का होना, और क्या हो जाएगा कंपन शून्यता, अस्थियों में कंपन शून्यता सा, और तृष्णा
तृष्णा, अब देखो ना, रस क्या है, एक लिक्विड पार्ट है। अब रस का क्या हो रहा है, क्षय हो रहा है, मतलब कि क्या हो रही है, वो चीज़ क्या हो रही है, कम हो रही है। अगर वो चीज़ कम होगी तो आपको तृष्णा एक रोग है जो कि पिपासा वेग धारण के कारण होता है, ठीक है। मतलब ये किससे रिलेटेड है, प्यास आपको लगी, आपने टाइम पर पानी नहीं पिया तो आपको पिपासा वेग धारण के कारण आपको तृष्णा रोग हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा था ये। रस क्षय के 2 श्लोक है, 1 लाइन 3 लाइन के हैं, तो ये इजीली याद हो जाएंगे आपको, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब रस वृद्धि के लक्षण देख लेते हैं। तो रस वृद्धि में क्या हो जाएगा कि रसो अति वृद्धि हृदयो क्लेद, मतलब कि हृदय में घबराहट सी होना। प्रशेकम का मतलब होता है लाला स्त्राव च आपद्यति, ठीक है। तो ये किसके हो जाएंगे, रस वृद्धि। कौन बताते हैं, आचार्य सुश्रुत। लेकिन आचार्य वाग्भट बताते हैं कि श्लेष्म अग्निसदन, मतलब कि इन्होंने बताया है कि रस को और कफ को रिलेट किया है साथ में, ठीक है। तो अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि श्लेष्म अग्निसदन, मतलब कि आपकी अग्नि जो रह जाएगी वो क्या हो जाएगी, मंद हो जाएगी। अग्नि क्या हो जाएगी, मंद हो जाएगी। तो अग्नि का मंद होना इन्होंने बताया है। अग्नि सदन, तो अग्नि सदन का मतलब होता है मंद होना। एंड प्रशेकम लाला, प्रशेक का मतलब प्रशेक और गौरवम, तो गौरवम का मतलब क्या हो जाएगा कि भारीपन सा लगना, ठीक है, भारीपन सा लगना। और क्या हो जाएगा, प्रशेकम का मतलब लाला स्त्राव ही होगा यहाँ पे भी। श्वेत मतलब कि सफ़ेदपन, अंगों में क्या दिखना, सफ़ेदपन सा दिखना, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, श्वास काश अति निद्रा च करोति, मतलब कि अति निद्रा, काश खांसी का आना, ठीक है। श्वास अति निद्रा च करोति, तो ये वाले सारे लक्षण किसके हो जाएंगे। और जो उसके अंग हो जाएंगे, अंग कैसे दिखने लगेंगे, सफ़ेद सफ़ेद से दिखने लगेंगे। तो ये किसके कारण हो जाएगा, रस वृद्धि के कारण। देखो इसमें थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ा सा लिखने में अगर हो जाए तो आपको रेफरेंस दिया है तो आप वहाँ से एक बार चेक कर सकते हैं। अब आगे अपन देखते हैं कि रस व स्रोतस के मूल। अब स्रोतस आपको एक बेसिक पता होना चाहिए कि स्रोतस होता है क्या। स्रोतस का एक अलग से ही पूरा चैप्टर है, तो वो भी अपन क्लियर करेंगे। स्रोतस का मतलब होता है कि एक चैनल्स आप मान लेते हैं, ओपनिंग जहाँ से संवहन हो रहा है किसी भी चीज़ का, रस रक्त मांस में जैसे कि रस का संवहन हो रहा है, ठीक है। तो वो स्रोतस के कारण ही होगा। तो उसका मूल यानी कि मतलब जहाँ से वो स्टार्ट होता है, ठीक है, ओरिजिन उसका होता है। तो आचार्य सुश्रुत बताते हैं कि रस वह द्वे त्रयोमूल्यम हृदयम रसवाहिनस्य धमनी। अब देखो यहाँ पे भी क्या आ गया, धमनी। तो धमनी का काम क्या होता है, धमनी और शिरा। धमनी का मतलब क्या होता है कि धमनी क्या करती है, संवहन करती है। किसका संवहन करती है, शुद्ध रक्त का संवहन करती है, ठीक है। तो रसवह द्वे त्रयोमूल्यम हृदयम रसवाहिनस्य धमनी और रसवाहनाम स्रोतसाम हृदय मूलम 10 धमन्यश्च। तो ये किसने बताया है, आचार्य चरक ने बताया। तो आपको स्रोतस में याद रखना है, ठीक है। और अब आगे अपन देख ले कि अगर स्रोतस की अगर दुष्टि होती है तो स्रोतस दुष्टि के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो स्रोतस दुष्ट क्यों हो जाएंगे, मतलब कि स्रोतस की दुष्टि क्यों होगी। तो इसका सिंपल सा कारण अपन देख सकते हैं कि स्रोतस मतलब कि संवहन कर रहे, उनमें कुछ अवरोध आएगा। तो अवरोध क्यों आएगा, आप खाना बहुत भारी खा रहे हो उसके कारण आएगा, ठीक है। गुरु खाना आप बहुत ज़्यादा मतलब कि भारी खाना खा रहे हो, ठीक है। शीत, और क्या हो जाएगा, अति स्निग्ध और अति मात्रा में खा रहे हो और समझता मतलब कि पचा नहीं, उसके पहले आपने डबल से खाना खा लिया तो उसके कारण हो जाएगा। तो रसवाहिनी दुष्यंती और चिंतयानाम च अति चिंतात, तो इसके कारण भी क्या हो जाएगा कि आपके रस व स्रोतस की क्या हो जाएगी, दुष्टि हो जाएगी। गुरु का मतलब भारी और अति शीत भोजन, अगर आप शीतम अति स्निग्ध भोजन अति मात्रा में और खाने से पहले ही पचा नहीं और आपने डबल से खाना खा लिया तो आपके रस व स्रोतस की क्या हो सकती है, दुष्टि हो सकती है। अधिक मात्रा में भोजन करने से, विचार करने से, चिंतयानाम च अति चिंतनात्, है ना, विषयों का अधिक विचार करने से रसवाहक स्रोतस की क्या हो सकती है, दुष्टि हो सकती है। फिर दुष्टि के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, कौन से रस व स्रोतस की दुष्टि के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, मतलब कि अश्रद्धा, अरुचि मतलब किसी चीज़ में मन ना लगना, ठीक है। अरुचि का मतलब होना खाने पीने में कुछ मन ना लगना, ठीक है। वैरस्य मतलब कि मुख का स्वाद कुछ समझ में ना आना, ठीक है। और क्या हो जाएगा, अर्शज्ञता मतलब कि आपने मीठा खाया, खट्टा खाया, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है, ठीक है। हल्लास हो जाएगा। गौरव का मतलब क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा, ठीक है। तंद्रा का मतलब हो जाएगा सुस्ती हो जाएगा। स अंग मर्दम मतलब कि पूरी बॉडी में पेन का होना, ज्वर यानी बुखार, ठीक है। तम, ये सब किसके लक्षण है, रस व स्रोतस की दुष्टि के लक्षण हो जाएंगे। पांडुत्वम मतलब हो जाएगा कि एनीमिया, आप समझ सकते हो, रक्त की कमी, ठीक है। स्रोतशाम
रोध मतलब कि स्रोतस में क्या होना, अवरोध हो जाना, ठीक है। और क्या हो जाएगा, क्लेब्य साध कृशांगतांगों में क्या होना, दुर्बलता का आना। क्लेब्य का मतलब हो सकता है कमजोरी आना, ठीक है। और क्या हो जाएगा, नासो अग्नि मतलब कि आपकी अग्नि का क्या होना, नाश होना, अग्नि का मंद होना। और वलय में आ जाएगा आपके बालों का झड़ना, तो ये क्या हो जाएगा, वलय। आप एक एक वर्ड का मीनिंग लिखते जाइए अगर मैं बताती जा रही हूँ तो, क्योंकि आपको एक साथ इतना याद नहीं रहेगा एक बार सुनने में, ठीक है। और पालीतानी का मतलब हो जाएगा कि आपके बालों का क्या होना, सफ़ेद होना, बालों का क्या होना, सफ़ेद होना, तो वो क्या हो जाएगा, पालीतानी हो जाएगा। अब अपन देख लेते हैं कि रस का संवहन में व्यान वायु, अपन ने यहाँ पे व्यान वायु का ही लिया है मेनली, ठीक है। व्यान वायु की क्या भूमिका है, ये अपन ने पहले भी देख लिया था ना, मतलब कि व्यान वायु क्या करती है, रस धातु का विक्षेपित कर्मणा, विक्षेपित कर्मणा, विक्षेपित का मतलब क्या होना है कि उससे वहाँ तक पहुँचाना, फैलाना रस धातु को, क्योंकि रस धातु आहार रस से बनती है, आहार रस से उसे और बॉडी पार्ट्स में पहुँचाना है, तो वो करने का काम किसका होता है, व्यान वायु का होता है। क्योंकि कृष्ण देहचारी व्यानो रस संवहन उद्यतः, मतलब कि जो कृष्ण देहचारी पूरी बॉडी में जो व्यान वायु फैली हुई है वो रस का संवहन करने के लिए हमेशा उद्यत यानी कि मतलब तत्पर रहती है। उद्यत का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि तत्पर रहना, तो तत्पर रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना रस धातु क्या होती है, ख़त्म होती है, ठीक है। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट आए तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। कर्म भी अपन ने देख लिए, रस के स्थान, क्षय, वृद्धि, स्रोतस, सारी चीज़ें देख लिए। 1 मिनट आपकी सारता रह गई है। हाँ ठीक है, सारता। अब सारता क्या हो जाएगी, सारता क्या होती है कि उस चीज़ की श्रेष्ठ अवस्था, उसको अपन क्या बोलते हैं, सारता बोलते हैं। तो मतलब क्या हो जाएगा, सारता में हो जाएगा कि तत्र स्निग्ध, मतलब कि जो रस सारता वाला पुरुष होगा उसमें आपको क्या क्या लक्षण दिखने को मिलेंगे, तो मतलब कि स्निग्ध होगी, सलक्षण, मृदु, प्रसन्न, सूक्ष्म, अल्प, गंभीर, सुकुमार, लोम, मतलब सुकुमार लोम, लोम का मतलब क्या होता है कि उसके हेयर्स एकदम सुकुमार जैसे रहेंगे, उसकी त्वचा स्निग्ध रहेगी, सलक्षण रहेगी, मृदु यानी कोमल रहेगी, प्रसन्न वर्ण का रहेगा, सूक्ष्म, अल्प, गंभीर, सुकुमार, लोम, सूक्ष्म अल्प यानी बहुत कम, गंभीर सुकुमार लोम रहेंगे उनके, सप्रभेव एकदम कांति सी रहेगी चेहरे पे, मतलब त्वक्षारपुर की त्वचा स्निग्ध रहेगी, सलक्षण कोमल देखने में, प्रसन्न, सूक्ष्म अर्थात पतली रहेगी, और कैसी रहेगी, गंभीर यानी गहरी रहेगी, सुकुमार रोम वाली चमकदार सी होगी, ठीक है। सप्रभेव का मतलब क्या हो जाएगा, चमकदार सी रहेगी। त्वक्षारणा मतलब कि ये कौन से पुरुष के लक्षण है, त्वक्षार पुरुष के लक्षण है। इस प्रकार का जो सार होता है उसमें क्या होता है कि यहाँ पे इस श्लोक में भी आप देख सकते हैं, सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य, उपभोग, बुद्धि, विद्या, आरोग्य, प्रहर्ष न अन्य, ठीक है। मतलब उपभोग, बुद्धि, विद्या, प्रसन्न तथा दीर्घ आयु के क्या होते हैं, सूचक होते हैं। इस प्रकार का सार होना किस चीज़ का सूचक होते हैं, तो सुख, सौभाग्य। आपके आसपास कोई व्यक्ति होगा अगर इसके पास सब कुछ चीज़ें, सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य है, विद्या है, बुद्धि है, तो आप उससे क्या रिलेट कर सकते हैं कि इसकी सारता कौन सी हो सकती है। मतलब आप एक बेसिक आइडिया लगा सकते हैं कि ये रस सारता वाला हो सकता है। आप उसकी देख सकते हैं कि उसकी त्वचा क्या स्निग्ध है, हाँ क्या सलक्षण है, क्या कोमल सा है, उसके चेहरे पे प्रसन्नता सी रहती है। तो आप ये सारी चीज़ें देख के आप उसकी सारता पता कर सकते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपके लिए है आज कि आपको पता करना है कि डिफरेंस बिटवीन द धातु एंड उपधातु, धातु और उपधातु में। धातु तो मैंने आपको बता दिया है कि जो धारण और पोषण करे वो क्या होती है, आपकी धातु होती है, ठीक है। तो आपको उपधातु पता करके आना है कि धातु और उपधातु में मेन डिफरेंस क्या है, ठीक है। और तो फिर मतलब कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो आपको 5 या 10 मार्क्स में रस धातु आ सकती है, संवहन पूछ सकते हैं, पांच भौतिक संगठन पूछ सकते हैं, निरुक्ति पूछ सकते हैं, ठीक है, निरुक्ति आ सकती है, कर्म, वृद्धि और क्षय, ये तो इम्पोर्टेंट है ही। सारता वेरी मच इम्पोर्टेंट, भले ही उसका श्लोक बड़ा है, अगर आपने एग्जामिनर को अगर श्लोक सुना दिया सारता का तो वे ऐसे ही खुश हो जाएगा, ठीक है। स्रोतस मोर इम्पोर्टेंट, अलग से ही उसका चैप्टर है, वो भी अपन देख लेंगे। जितने श्लोक लिखोगे आप उतने अच्छे आपको एग्जामिनर मार्क्स देगा, ठीक है। और यहाँ पे आपकी रस धातु जो रहती है वो क्या होती है, कंप्लीट होती है। नेक्स्ट टॉपिक अपन देखेंगे कि रक्त धातु क्या होती है, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप आराम से पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।